हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारी सीरीज़ चल रही थी इंटरव्यू क्वेश्चन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जावा के, तो उनकी सीरीज़ चल रही थी। तो आज ये है पार्ट 3। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो इनको आप डिस्कस करते हैं आज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग पूल। तो स्ट्रिंग पूल का मतलब देख लो पहले। सबसे पहले आप इसका एक डायग्राम देख लो यहाँ पे। ये देखो, ये एक मेमोरी है, ठीक है, JVM जावा वर्चुअल मशीन है, ठीक है। उसके अंदर देखो एक हीप मेमोरी आती है। सबसे पहले आती है आपको हीप मेमोरी, ठीक है। हीप मेमोरी के अंदर आएगा स्ट्रिंग पूल, ठीक है। और स्ट्रिंग पूल के अंदर आपके जो आपने जो वैल्यूज डाल रखी है वो आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम देख लो। जैसे JVM है, उसके अंदर हमने हीप मेमोरी डाली है, और उसके अंदर जाके हमारा जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे देखो स्ट्रिंग S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हाई, तो हाई इसके अंदर आ गया। और उसके अंदर जो हमने S4 डाल रखा था वो हाई इसके अंदर चला गया, और हेलो वाला जो S1 और S2 है वो इसके अंदर। मतलब कि स्ट्रिंग पूल जो है, आपको बस ये याद रखना है कि स्ट्रिंग पूल जो एग्जिस्ट करता है हीप मेमोरी के अंदर। तो हीप मेमोरी कंटेन्स स्ट्रिंग पूल, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग पूल इज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग विच आर स्टोर्ड इन हीप मेमोरी, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। Whenever new object is created, string pool first check whether the object is already placed in pool or not। तो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो पहले स्ट्रिंग पूल चेक करते हैं कि वो ऑलरेडी हमारी जो पूल है उसके अंदर है या नहीं, ठीक है। इफ़ इट प्रेजेंट देन सेम रेफरेंस रिटर्न टू द वेरिएबल। अगर वो उसमें प्रेजेंट होएगा ऑलरेडी तो ये सेम रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हमने स्ट्रिंग पूल के अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है, तो ये हीप मेमोरी के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो स्ट्रिंग पूल चेक करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है या हमारे हीप मेमोरी के अंदर है या नहीं। अगर वो होएगा तो वो सेम रेफरेंस रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है स्ट्रिंग पूल का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास लोडर। तो क्लास लोडर का पहले देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो ये इन तरह की इस टाइप्स की क्लास लोडर होती है आपके पास, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का क्लास लोडर क्या लोड करता है, JRE लिब फाइल, RTJR.jr फाइल, ठीक है। एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या स्टोर करता है, लिब एक्सटेंशन और जावा डॉट एक्सटेंशन डायरेक्टरी, ठीक है। एप्लीकेशन क्या लोड करता है, क्लास पाथ, ठीक है, मैनिफेस्ट फाइल। तो ये सब क्लास लोडर होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए सबसेट ऑफ JVM। तो ये जावा वर्चुअल मशीन का सबसेट होता है क्लास लोडर, ठीक है। डेट इज रिस्पॉन्सिव फॉर लोडिंग द क्लास फाइल्स। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्लास फाइल को लोड करने में। वेन एवर प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड इट इज फर्स्ट लोडेड बाय क्लास लोडर। तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो किसके द्वारा लोड किया जाता है, तो वो क्लास लोडर के द्वारा लोड किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि क्लास लोडर का काम क्या होता है कि वो प्रोग्राम को जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले वो क्लास लोडर के द्वारा ही लोड किया जाता है, ठीक है। और ये किसके अंदर होता है, JVM के अंदर होता है, जावा वर्चुअल मशीन के अंदर। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर इसके एग्जाम्पल है एक्सटेंशन क्लास लोडर एंड एप्लीकेशन क्लास लोडर, जो भी अभी आपको मैंने एग्जांपल बताई थी पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कर इंटरफेस। तो मार्कर इंटरफेस का पहले आप एक देख लो। मार्कर इंटरफेस में कौन सी एग्जांपल आती है, सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल, रिमोट। तो इसको भी मैं अभी अगली वीडियो में आपको इसके बारे में भी अच्छी तरह बता दूंगा कि क्या क्या होता है। तो ये जस्ट एग्जांपल है, सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल और रिमोट। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एम्प्टी इंटरफेस इज कॉल्ड मार्कर इंटरफेस। तो एम्प्टी इंटरफेस क्लास आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको वीडियो बना भी रखी है उसके बारे में। इंटरफेस में क्या होता है कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो जो इंटरफेस क्लास होती है अगर वो एम्प्टी होएगी तो उसको क्या कहते हैं, मार्कर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। पब्लिक, देखो इसका एग्जांपल है पब्लिक इंटरफेस, और यहाँ पे सीरियलाइजेबल। तो सीरियलाइजेबल जब यूज़ होएगा तो वो क्या बन जाएगा, मार्कर इंटरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो इंटरफेस की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इंटरफेस से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से चेक कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। तो क्लोनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की कॉपी करना, किसी चीज़ की एग्जैक्ट उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कॉपी होती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएटिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। जावा प्रोवाइड ए मेथड क्लोन। तो जावा भी हमको एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है क्लोन मेथड, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग कर सकते हैं, कि हम ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं टू मेक यूज दिस फंक्शनैलिटी। तो यही कि जावा हमको ऑब्जेक्ट क्लोनिंग के लिए क्या मेथड देता है, क्लोन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेस क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। तो ऑल क्लासेस, जितनी भी क्लासेस होती है उनकी बेस क्लास क्या होती है, मतलब कि हमने कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे हमने एंड्रॉयड में कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इतनी सारी क्लासेस यूज़ करते हैं हम, तो उन सभी क्लासेस की बेस क्लास क्या होती है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है आपको इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बेस क्लास होती है जावा डॉट लैंग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट। तो दिस इज ए बेस क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। तो सभी क्लासेस का बेस क्लास क्या होती है, जावा डॉट लैंग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट। तो ये होता है बेस क्लास। इसकी एग्जांपल देख लो यहाँ पे, यहाँ ऑब्जेक्ट, ये इसके आगे थ्रोएबल। तो ये सारी क्लासेस है, तो इनकी मेन क्लास क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट। व्हाट इज जावा एपीआई। तो जावा एपीआई के बारे में भी आपको काफ़ी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। तो जावा एपीआई, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि होता है हमारे एप्लीकेशन को डेवलपमेंट में, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, जावा एपीआई इज लार्ज कलेक्शन ऑफ रेडीमेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ठीक है। तो एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है एपीआई डेट प्रोवाइड मैनी यूजफुल कंपैटिबिलिटी सच एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जब भी आप एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन को डेवलप करते हो तो वहाँ पे आपको जीयूआई मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखता ही है, जहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो वो इंटरफेस जो होता है वो एपीआई के थ्रू, एपीआई के अंदर ही होता है। तो वो एक कंपोनेंट होता है एपीआई का, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये एक उसका ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो एपीआई का और भी क्या यूज़ होता है। यहाँ पे देखो ये इंटरेक्शन, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन और डेटाबेस, इन दोनों के बीच में इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा डेटाबेस में, फिर यहाँ पे डेटाबेस डेटा सेंड करेगा क्लाइंट को। तो ये होता है इंटरफेस बिटवीन क्लाइंट एंड डेटाबेस, ठीक है। वाई ग्लोबल वेरिएबल नोट इन जावा। तो ग्लोबल वेरिएबल जावा में क्यों नहीं होता है, इसमें स्टैटिक होता है, लोकल होता है, इंस्टांस होता है, बट ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता जावा में। और क्यों नहीं होता, देखो यहाँ पे इंट ग्लोबल इक्वल टू 5, ये एग्जांपल दे रखी है ये, बट अभी ये तो सी की एग्जांपल है, ठीक है। बट हमने जावा की बात करनी है ना, तो देखो यहाँ पे पढ़ो, इट ब्रेक रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी को ब्रेक कर देता है जब भी हम इसके अंदर ग्लोबल को यूज़ करते हैं। तो ग्लोबल में क्या होता है कि वो ग्लोबली सेव हो जाता है डेटा, तो आप किसी भी क्लास में उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण इसकी ट्रांसपेरेंसी में ब्रेक रेफरेंशियल हो जाता है। नेक्स्ट देखो, इट क्रिएट कोलिजन इन नेम स्पेस। तो नेम स्पेस में कोलिजन क्रिएट करता है ये, ठीक है। तो ग्लोबल, तो समझ इतना याद रखना कि जो हमारा जावा होता है उसमें लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल होता है, उसमें ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। बिन एंड लिब इन जावा। तो बिन लाइब्रेरी, बिन और लाइब्रेरी ये दो चीज़ें आपको जावा में अक्सर देखने को मिलती है जब आप जावा का पाथ भी सेट करते हो इन्वायरमेंट वेरिएबल में। जब आपने पाथ सेट करना होता है तो बिन तक आपने जो भी डेटा होता है उसको, उसका पाथ कॉपी करके आप सेव करते हो। तो बिन भी देखा होगा आपने, लिब भी देखा होगा। तो इसको देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। देखो जो अभी मैंने बताया आपको, जावा के अंदर दो फाइलें होती है, JRE और JDK। जब हम JDK को ओपन करते हैं उसके अंदर बिन भी आता है, JRE भी आता है, लिब भी आता है। तो ये दोनों चीज़ें होती है। बिन क्या होता है, दिस फोल्डर कंटेन टूल्स। तो बिन के अंदर टूल्स होते हैं। किस टाइप के टूल्स होते हैं, जावा, जावा सी, जावा पी, जावा एच, ये सब तरह के टूल होते हैं, वो बिन के अंदर ही होते हैं। तो जब भी हम जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या लगाते हैं, हम जावा सी लगाते हैं ना, जावा सी, उसके बाद प्रोग्राम का नेम .java। तो ये सब कुछ जो जावा सी वगैरह होता है, जावा भी जो होती है वो बिन के अंदर ही होती है। तो हम बिन तक, जब भी हमने पाथ सेट करना होता है तो हम बिन तक उठाते हैं ना, कि पूरा पाथ उठाते हैं बिन तक, जितनी भी फाइल्स आ रही है उसको हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में पेस्ट कर देते हैं। तो ये बिन ये होता है। और लाइब्रेरी होती है, इसके अंदर काफ़ी सारी लाइब्रेरी में देखो इसमें फाइल्स वगैरह कंटेन की होती है। ऑल द क्लासेस आर इन लिब, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है बिन एंड लिब इन जावा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिन कंटेन ऑल टूल्स।
जो भी बताया मैंने, इसमें जावा, सी, AWT, एप्लीकेशन विंडो टूल, एप्लीकेशन वगैरह इसी के अंदर ही होती है, बिन फोल्डर के अंदर। और लिब क्या कंटेन करता है, API एंड ऑल पैकेजेस। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऑल एंड ऑल द पैकेजेस आर कंटेन इन लिब फाइल। ओके, नेक्स्ट है हमारा चेक्ड एक्सेप्शन। तो चेक्ड एक्सेप्शन होता क्या है, इन विच द जावा कंपाइलर फोर्स यू टू कैच लाइक IO एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन क्या करता है कि हम उसको कैच करता है जो एक्सेप्शन क्रिएट होती है। तो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को कौन हैंडल करता है, चेक्ड एक्सेप्शन। नेक्स्ट है रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन में देखो क्या होता है, दीज आर थ्रोन एट रन टाइम बिकॉज ऑफ आइदर रॉन्ग इनपुट डेटा। तो ये जब कब कब यूज़ होती है, जब रॉन्ग इनपुट डेटा को हम पुट करते हैं। दीज आर नॉट चेक्ड बाय द कंपाइलर। तो ये कंपाइलर चेक नहीं करता, जब ये हम रन कर देते हैं ना एप्लीकेशन को, उस टाइम ये एक्सेप्शन क्रिएट होती है, क्योंकि हमने गलत डेटा डाला होता है। जैसे हमने लॉगिन करे तो वहाँ पे गलत डेटा डाल दिया, तो उस टाइम जब हम लॉगिन करके एंटर कर देते हैं तब ये एक्सेप्शन क्रिएट होती है कि हमने तब हमको मैसेज नहीं आ जाता यू हैव राइट रॉन्ग इनपुट, तो वैसा एक्सेप्शन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब डिफरेंस देखना है एरर और एक्सेप्शन में। तो काफ़ी लोगों को ये डिफरेंस पता नहीं लगता कि एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस होता है, वो दोनों को सेम ही लगा के चलते हैं। तो यहाँ पे देख लो डिफरेंस क्या होता है। एरर क्या होती है, इरिकवरेबल कंडीशन। तो ये एरर सोल्व नहीं होती है। ठीक है, एरर को हमने अगर एरर आ गया तो उसमें हम डेटा कोई चेंज करना पड़ता है, वो सोल्व नहीं होती है, इरिकवरेबल नहीं होती है। ठीक है, रिकवर नहीं होती। बट एक्सेप्शन क्या होता है कि ये रिकवर हो सकती है, उसमें डेटा चेंज नहीं करना होता, बस उसके अंदर कुछ फाइल मिसिंग होती है, तो उसके वो फाइल को अगर हम अपग्रेड कर दें या फिर फाइल्स एंटर कर दें तो उसके बाद ये एक्सेप्शन जो है वो रिकवर हो जाती है, इसमें हमको डेटा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एरर का एग्जांपल देखो, आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन। तो जब आउट ऑफ मेमोरी होता है तब ये एरर आ जाती है। ठीक है, बट एक्सेप्शन क्या होता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो जब फाइल ही नहीं होती, वही मैं अभी आपको बता रहा था कि रिकवर हो जाएगी, अगर फाइल डाल दे वो वाली तो वो एक्सेप्शन हमारी रिकवर हो जाती है और प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस एरर वर्सेस एक्सेप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है नेस्टेड क्लास। तो नेस्टेड क्लास होती क्या है, इफ़ ऑल द मेथड ऑफ इनर क्लास इज स्टैटिक देन इट इज नेस्टेड क्लास। तो नेस्टेड क्लास के अंदर सारी इनर क्लासेस होती है और वो सारी इनर क्लास क्या होती है, स्टैटिक होती है। तो जो ये सारी स्टैटिक इनर क्लासेस होती है उसको हम कहते हैं नेस्टेड क्लास। इसकी एग्जांपल देख लो, ये है हमारे पास नेस्टेड क्लास, इसके अंदर है इनर क्लास और स्टैटिक नेस्टेड क्लास। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, नेस्टेड क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप एंड हैश मैप। तो मैप और हैश मैप क्या होता है, देखो हैश मैप मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको करवाया था। तो देखो मैप इज इंटरफेस एंड हैश मैप इज क्लास दैट इम्प्लीमेंट मैप। तो मैप क्या होता है कि इंटरफेस होता है, और हैश मैप क्या करता है, उस मैप को इम्प्लीमेंट करता है। हैश मैप क्या होता है, एक क्लास होती है जो कि मैप को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो हैश मैप के बारे में मैंने अभी आपको पीछे बताया ही था कि हैश मैप क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एरे लिस्ट की तरह। जैसे हम एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही हैश मैप होता है, बट हैश मैप में क्या होता है कि हम पेयर्स की फॉर्म में वैल्यूज़ को गेट करते हैं। ठीक है, बट एरे लिस्ट में क्या होता है कि सिंगल वैल्यू होता है, बट हैश मैप में क्या होता है कि पेयर्स में होती है वैल्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिकोड। तो यूनिकोड का क्या मतलब होता है, देखो यूज फॉर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर। तो यूनिकोड क्या होता है, एक तरह का कोड होता है जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट यूजेस 16 बीट्स टू रिप्रेजेंट ईच अदर। तो ये 16 बीट्स यूज करता है कैरेक्टर और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो इसकी एग्जांपल, ये सारी इसकी एग्जांपल है। देखो ये सारा यूनिकोड है, G04 P G05 P का यूनिकोड 070, Q का है G051। तो ये इनके यूनिकोड होते हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप प्रोग्राम बनाओगे। तो जैसे यहाँ पे U का यूनिकोड है 0055, E का है 0065। तो ये सारे यूनिकोड होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो अभी हमने चेक किया था चेक्ड एक्सेप्शन, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट से रिलेटेड एक्सेप्शन क्रिएट होती है। अब देखते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या होता है।
नोट कंपाइल बाय कंपाइलर एंड ऑल्सो डजंट फोर्स। तो ये कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करता, तब इसको कहते हैं अनचेक्ड, मतलब कि कंपाइलर इसको चेक नहीं करता। ठीक है, वैसे ही रन टाइम भी होती है, रन टाइम एक्सेप्शन भी वही होती है जिसमें कंपाइलर कंपाइल नहीं करता उस एक्सेप्शन को। ठीक है, वो रन टाइम होती है। अब अनचेक्ड में देखो कौन सी होती है, एग्जांपल है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन जैसे हमने अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर रहे तो वहाँ पे जो एक्सेप्शन क्रिएट होती है उसको कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। नेक्स्ट है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये दोनों एग्जांपल है अनचेक्ड एक्सेप्शन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यही था आज की इस वीडियो में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैंने अपना पूरा एफर्ट 100% लगाया आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह डिटेल में बताने का। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी सीरीज़ जो चल रही थी तो वो आज कंप्लीट हो गई है। सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनको अच्छी तरह पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी अपडेट के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।